Hello students, I am Isha madam. In last video, we discussed about the electrostatic precipitator and scrubber, and we also discussed about the different kind of air pollutants. They are of two types, suspended particulates and gaseous pollutants. We also discuss about the leaded petrol and catalytic converter, the metal used in the catalytic converter. Today, we discuss about the controlling vehicle air pollution. It is a case study of Delhi. तो ये दिल्ली की हमारी केस स्टडी है. तो जो दिल्ली हमारे कंट्री के अंदर जो लेवल इसके अंदर एयर पॉल्यूशन का था वो बहुत ज्यादा हाई था. मीन्स कि जो दिल्ली है इट लीड्स द कंट्री इन द हाई लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स. कि जो दिल्ली है भाई वहाँ पे हमारे देश की कैपिटल है, हमारी कंट्री की कैपिटल है, तो वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. और 1990 ईयर में जो दिल्ली है उसको 4th रैंक मिली अमंग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज. जो दुनिया के जो 41 पॉल्यूटेड सिटीज थे उनके अंदर जो हमारा दिल्ली है उसका नंबर आया 4th. इतनी ज्यादा वहां पर जो है पॉल्यूशन क्रिएट हो गया. दिल्ली रैंक्ड एज 4th अमंग द 41 polluted cities of the world. As per directives of Supreme Court, all buses of Delhi were converted to run on CNG. CNG means compressed natural gas. Means कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया और कहा कि जितने भी जो दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट है, बसेज हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाए CNG पे. CNG it is notified as compressed natural gas. CNG means compressed natural gas. अगर इसको expand किया जाए compressed natural gas आता है. All the buses of Delhi were converted to run on CNG by the end of 2002. मतलब 2002 तक जितनी भी buses थे उनको CNG पर shift कर दिया गया. You may ask the question as to why CNG is better than diesel. मीन्स कि जो ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि जो CNG है वो बेटर क्यों है हमारे डीजल से. तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है. तो CNG जो है वो बेटर क्यों है? क्योंकि जो CNG है इट बर्न्स मोर एफिशिएंटली एंड लीव नो अनबर्न्ड रिमेन्स. तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या आता है कि जो हमारा CNG है इट इज चीपर देन पेट्रोल. नंबर वन आपका हो गया कि जो CNG है वो चीपर है एंड कैन नॉट बी siphoned off by thieves and adulterated like petrol or diesel. कि उसको जो है वो thieves उसको चुरा नहीं सकते पेट्रोल और डीजल की तरह. उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं की जा सकती. द मेन प्रॉब्लम विथ स्विचिंग over to CNG is difficult to laying down pipeline to deliver CNG through distribution points, pumps and ensuring uninterrupted supply. तो ये सबसे ज्यादा मेन इसके अंदर आया कि जो है CNG को हम पंप्स तक पहुंचाए कैसे और जो पाइपलाइन है उसको फिट किया जाए, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा. तो हम बात कर रहे थे कि CNG जो है वो उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, कि वो जो है डीजल से क्यों ज्यादा एफिशिएंट है. तो उसकी एफिशिएंसी का जो है वो क्या रीजन है, वो ये है कि सबसे पहले तो ये ज्यादा एफिशिएंटली बर्न्ड होती है डीजल के कंपैरेटिवली एंड लीव नो अनबर्न्ड रिमेन्स. तो यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि ये अनबर्न्ड रिमेन्स जो है वो नहीं जो है वो रिमेन करती. चीपर देन डीजल, अभी आपको बताया कि ये चीपर होती है, सस्ती होती है डीजल और पेट्रोल के कंपैरेटिवली. और इसको जो है वो siphoned off by thieves and adulterated like petrol and diesel. और इसकी प्रॉब्लम भी आपको सामने भी डिस्कस हुई कि प्रॉब्लम क्या थी, कि द मेन प्रॉब्लम विथ स्विचिंग ओवर टू CNG इज डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर CNG थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स एंड ensuring uninterrupted सप्लाई. तो सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर जो है हमारे कंट्री के अंदर आई. अदर वेज टू रिड्यूस व्हीकुलर pollution.
अदरवाइज क्या है? The government of India, through a new auto fuel policy, has laid out a roadmap to cut down vehicular pollution in Indian cities. More, more stringent norms for fuel means steadily reducing the sulfur and aromatics content in petrol and diesel fuel. Euro 2 norms, for example, stipulates that sulfur be controlled at 350 parts per million, जिसको हम ppm भी कहते हैं, in diesel and 150 ppm in petrol. Aromatic hydrocarbons are to be contained at 42% of the concerned fuel. The goal, according to the roadmap, is to reduce sulfur to 50 ppm in petrol and diesel and bring down the level of 35% corresponding to the fuel. Vehicles engine will also need to be upgraded. तो ये जो हमारे ये सारा जो प्रोसीजर था उसके अंदर हमें जितने भी हमारे व्हीकलर इंजन हैं उन सबको हमें शिफ्ट करना था. तो ये हमारी ऑटो फ्यूल पॉलिसी थी इंडियन गवर्नमेंट की. है क्या कि जो यूरो 2 नॉर्म्स स्टिपुलेट, जो यूरो 2 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग the sulfur be controlled at 350 parts per million in diesel and 150 ppm in petrol. Aromatic hydrocarbons are to be contained at 42% of concerned fuel. According to it, all automobiles have to meet the Euro 3 emission specification in 11 Indian cities by 1 April 2005. By all these efforts, substantial fall in CO2 and SO2 level has been found in Delhi between 1997 and 2005. तो जो हमारा ये दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी था वो इम्प्रूव हुआ 2005 तक. कैसे इम्प्रूव हुआ? उसके अकॉर्डिंग जो इसमें CO2 और SO2 का जो लेवल था वो थोड़ा कम हुआ. तो वो अपना फोर्थ जो एक उसने मार्क जो है ऑक्यूपाई करा था उससे वो नीचे शिफ्ट हुआ. इन India, the Air Prevention and Control of Population Act came into force in 1981. तो जो हमारा जो एयर के लिए, जो पॉल्यूशन के लिए एक्ट आया, ये आया हमारे पास 1981 में, बट वॉज embedded in 1987 to include noise as an air pollutant. जो नॉइज है उसको भी एयर पॉल्यूटेंट के अंदर काउंट किया गया. तो नाउ आवर टॉपिक इज नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन, तो नॉइज ये क्या होती है? जो अनडिजायर्ड साउंड होती है, जो कि जो अच्छी नहीं लगती, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज. नॉइज इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड. इसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज. जैसे क्लास में जब बच्चे एक साथ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बातें करते हैं, तो वो क्या बनते हैं? अनप्लीजेंट साउंड बन जाता है. दैट इज नोन एज द नॉइज. इसी तरह से हॉर्न्स है, और जो हमारे ये जो डीजे वगैरह होते हैं उस पे जो ये सब पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये सब जो पॉल्यूशन होता है वो नॉइज पॉल्यूशन में काउंट होता है, क्योंकि ये साउंड अनडिजायरेबल होती है और बहुत देर तक इसके अंदर सरवाइव करना मुश्किल होता है. तो इट इज अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड इन इंडिया. द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन Act came into force in 1981, but was amended in 1987 to include noise as an air pollutant. अब आते हैं हमारे पास मेजरमेंट कि हम नॉइज को कैसे मेजर करते हैं. अ ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ एक्सट्रीमली हाई लेवल 150 डेसिबल और मोर generated by takeoff of a jet plane or rocket. जब रॉकेट और जो जेट प्लेन्स होते हैं वो टेक ऑफ करते हैं तो जो साउंड होती है वो बहुत
बहुत तेज साउंड होती है, मे डैमेज ईयर ड्रम, और वो इतनी तेज होती है कि हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है, दस परमानेंटली इम्पेयरिंग हियरिंग एबिलिटी, या फिर हमारी जो है वो हमेशा के लिए सुनने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो सकती है। इवन क्रोनिक एक्सपोजर, क्रोनिक मीन लॉन्ग टाइम के लिए, क्रॉनिक जहां पर वर्ड आता है वहां पर मीन्स होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए, जब हम किसी चीज, जैसे आप 9th क्लास में आपने पढ़ा था क्रॉनिक डिजीज मीन्स लंबे टाइम के लिए जो हम बात करते हैं, दैट कमिंग टू द क्रॉनिक। इवन क्रॉनिक एक्सपोजर टू अ रिलेटिवली lower noise level of cities may permanently damage hearing ability of humans. Noise also cause sleepiness, जो noise pollution होता है उसकी वजह से हमें sleep, नींद नहीं आती, increase heart beat, अगर आप जो है डीजे बहुत तेज वॉल्यूम में बज रहा हो तो हमारी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज बढ़ जाती है। ऑल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, यह हमारा ब्रीदिंग पैटर्न मतलब फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है। दस कंसिडरेबल स्ट्रेसिंग ह्यूमंस, तो जो ह्यूमंस होते हैं वो स्ट्रेस फील करते हैं बहुत ज्यादा शोर में जब वो लगातार रहते हैं। कंसिडरिंग द मैनी डेंजरस इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, can you identify the unnecessary source of noise pollution around you which can be reduced immediately without any financial loss to anybody? तो ये आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे है चीजें हैं आपके आसपास जो कि नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, तो हमारे पास ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो हमारे पास है noise like delimitation of horn free zone around hospitals and schools, permissible sound level of crackers and of loudspeakers, timing after which loudspeakers cannot be played, etc. need to be enforced to protect ourselves from noise pollution. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम जो है वो नॉइज पॉल्यूशन से बच सकते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट हमने पढ़े, हार्मफुल इफेक्ट क्या है नॉइज पॉल्यूशन के, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे हार्मफुल इफेक्ट, इसके अंदर आता है हमारा स्लीपीनेस आता है, स्ट्रेस आता है, इंक्रीज हार्ट बीट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, डैमेज टू ईयर ड्रम एंड इम्पेयर्ड हियरिंग एबिलिटी। उसके बाद कंट्रोल मेथड्स, ये भी आपके साथ डिस्कस हुए हैं। कंट्रोल मेथड के अंदर क्या आ जाता है हमारा कि जो हमारे स्कूल एरिया है या जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके आसपास हॉर्न फ्री जोन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए कि जो क्रैकर्स हैं वो साउंड उसमें ज्यादा तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, लाउड स्पीकर्स जो है वो एक फिक्स टाइम लिमिट के बाद नहीं जो है उनको अलाउ होना चाहिए कि वो पॉल्यूशन क्रिएट कर सके। तो दिस इज अबाउट द नॉइज पॉल्यूशन। तो बेटा हमने सबसे पहले एयर पॉल्यूशन पढ़ा, उसमें हमने केस स्टडी पढ़ी सीएनजी के लिए, वो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमने नॉइज पॉल्यूशन लिया एंड now we discuss about the water pollution। तो water pollution सेम pollution pollution means क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं वाटर की तो जो अनडिजायर्ड जो केमिकल्स होते हैं जो वो वाटर के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जैसे कि हमने एयर में पढ़ा था, तो सेम हमारी डेफिनेशन रहेगी, बस यहाँ पे वाटर बॉडीज हो जाएगा। तो दैट इज अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था इन 1974 टू सेव गार्ड ऑफ अवर वाटर सोर्सेस। तो वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल में ह्यूमन बींग्स हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको ह्यूमन बींग्स खराब कर रहे हैं, यूजिंग दैम फॉर डिस्पोजल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट, जो भी हमारा वेस्ट होता है वो सब हम वाटर में डिस्पोज कर देते हैं, जो कि गलत है। वी टेंड टू बिलीव दैट वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग, नॉट टेकिंग cognizance of the fact that the water bodies are our lifeline as well as that of all other living organisms. Can you list what all we tend to try and wash away through our rivers and drains? तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं उसमें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम ड्रेन कर देते हैं बट हमें ड्रेन नहीं करनी चाहिए, अपने वाटर बॉडीज को हमें खराब नहीं करना चाहिए। ड्यू टू सच एक्टिविटीज टू ह्यूमन kind of ponds, lakes, stream, river,
estuaries and oceans are becoming polluted in several parts of the world, releasing the importance of maintaining the cleanliness of water ऑफ वाटर बॉडीज। तो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया वाटर के लिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, जैसे एयर के लिए हमने पढ़ा, नॉइज के लिए पढ़ा, तो ये एक्ट आया था हमारा 1974 में, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन टू सेफगार्ड अवर वाटर रिसोर्सेज। तो अब हमारे आते हैं डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। तो इम्प्योरिटीज 0.1% सस्पेंडेड सॉलिड्स, फॉर एग्जांपल जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनके अंदर क्या क्या आते हैं, हमारे सिल्ट और क्ले आते हैं। कोलाइडल मटेरियल में आते हैं हमारा फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लोथ एंड पेपर फाइबर, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, कोलाइडल मैटर के अंदर आते हैं। डिसॉल्व्ड मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम और कैल्शियम, ये सब हमारे आते हैं इम्प्योरिटीज। वाटर में ये सब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, एज वी वर्क विद वाटर इन आवर होम्स, इन द सिटीज एंड टाउन्स, वी वॉश एवरीथिंग इनटू ड्रेन। हैव यू एवर wondered where the sewage that comes out over हाउस को, कि जो हमारे घर से बाहर जो पानी निकलता है वो कहाँ जाता है। व्हाट हैपन इन विलेजेस में क्या होता है, इज सीवेज ट्रीटेड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रिवर एंड मिक्स्ड विद इट, क्या जो है सीवेज को पहले ट्रीट किया जाता है नदियों में डालने से पहले, रिवर्स में डालने से पहले उनको जो है वो क्या उनके साथ कुछ उनको ट्रीट करते हैं, ये हम सब इसके अंदर जानेंगे। A mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use। तो ये सब इम्प्योरिटीज की वजह से जो डोमेस्टिक सीवेज में 0.1% जो इम्प्योरिटीज होते हैं उनकी वजह से वो ह्यूमन के लिए अनफिट बनाते हैं वाटर को। यू कैन रीड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसको हम पिछले चैप्टर में, पर जब हम चैप्टर नंबर 10 रिवाइज करेंगे तब हम वहां पर इसको देखेंगे। सॉलिड आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव, जो सॉलिड्स होते हैं उनको इजी होता है कि अगर हमने वाटर को फिल्टर कर दिया तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, बट जो उसके अंदर हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं जो उसके अंदर आ जाती है उनको प्योरीफाई करना मुश्किल होता है। तो दिस इज द ग्राफ। अब ये आपका ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर कैसे हम इसको this is the graph about the ये हमारा ग्राफ है जिसको हमने सीवेज डिस्चार्ज के लिए हम बताएंगे, और हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो बीओडी और डिसॉल्व ऑक्सीजन ये दोनों चीजें होती क्या हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये पिंक और ये जो ग्रीन कलर का जो ग्राफ है ये किस पर्पस से आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये क्या है, ये हमारी जो है ये रिवर एक फ्लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रिवर फ्लो हो रही है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीवेज डिस्चार्ज का एक साइन आता है। सीवेज डिस्चार्ज का साइन आते ही आप लोग देख रहे हैं कि जो ब्लू है, ब्लू कलर, ये बीओडी। बीओडी क्या है, ये हमारी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और डिसॉल्व ऑक्सीजन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन पानी के अंदर प्रेजेंट होती है, वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है जिसको यूज करते हैं वाटर जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो पिंक कलर का ग्राफ है वो आपको दिखाएगा डिसॉल्व ऑक्सीजन का ग्राफ, और बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सीवेज को एंटर कराया जाता है तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो ज्यादा है, मैक्सिमम लेवल पर हमारा जो है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, और सीवेज जो हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कैसी है, मिनिमम है। इट इज मिनिमम। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कैसी है, मिनिमम है, और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम है। जैसे ही सीवेज इसके अंदर एंटर करता है तो जितना भी हमारा ऑक्सीजन होता है O2 वो इस सीवेज को डिसॉल्व करने में लग जाता है कि जो ये सीवेज है इसको कंट्रोल आउट करे और इसको जो है वो
इसको यूटिलाइज करने में लग जाता है, तो जो ये ऑक्सीजन है ये खत्म होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो आप देखिए एक सडन जो इसके अंदर फॉल है वो आता है, जैसे ही सीवेज एंटर होता है सडन फॉल इसके अंदर आ जाता है और ये मिनिमम लेवल पर आ जाता है। और जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ऑब्वियस ही बात है कि जब ऑक्सीजन यूज अप हो गई तो जो ऑक्सीजन डिमांड है वाटर की वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो ये रिवर्स हो जाता है कि जैसे ही सीवेज एंटर करता है तो क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन तो यूज अप हो गई उस वो जो सीवेज आया है उसको क्लियरिफाई करने में। और साथ ही साथ जो हमारी ये हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर हमारे जो वाटर बॉडीज है उनके अंदर जो हमारे एनिमल, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन कम हो गई, तो हमारी डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई और हमारी बीओडी जो है वो ज्यादा हो गई। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये रिवर आगे की तरफ फ्लो करती है तो धीरे धीरे पानी साफ होता चला जाता है। जब पानी जैसे जैसे धीरे धीरे साफ होता है तो ये जो हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम होने लगती है और जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बढ़ने लगती है। जब ये सीवेज जो है वो काफी पीछे रह जाता है और ये फ्लो आगे चला जाता है, काफी आगे आ जाता है, तो उस टाइम पर फिर से डिजोल्व ऑक्सीजन मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है और जो हमारी बीओडी है वो मिनिमम लेवल पर आ जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द ग्राफ। प्लीज नोट डाउन दिस ग्राफ in your notebooks. It is very, very important. Learn it. And in next video, we discuss about the biochemical oxygen demand and our algal bloom. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम algal bloom डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डोमेस्टिक सीवेज का देखेंगे और जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।